अस्सलाम वालेकुम बच्चों, क्या हाल चाल हैं। उम्मीद है ठीक ठाक बढ़िया खैरियत से होंगे। आज के इस वन शॉट लेक्चर के अंदर हम एग्जाम ओरिएंटेड तरीके से इस चैप्टर को पढ़ेंगे, चाहे आपके एग्जाम के अंदर 10 महीने हो या 10 दिन हो। ये जो पूरा वन शॉट लेक्चर है इसके अंदर सारी टिप्स एंड ट्रिक्स एंड हमने ऐसा प्लान बनाया है कि आपके भी 90% से अबव मार्क्स आने वाले हैं, जैसे हमारे प्रीवियस 287 प्लस बच्चों के आए। हमने आपके लिए सारी चीजें बिल्कुल फ्री की हुई हैं। अगर आप इस वीडियो की कमेंट सेक्शन में जाएं और यहां पर हमने हमारे टॉपर बच्चे 300 बच्चे जिनके 90% से अबव मार्क्स आए 9-10 क्लास में, उसके नोट्स हमने आपके लिए रखे हुए हैं। ये पहली लिंक है। दूसरी लिंक कि आपको पूरी बुक के चैप्टर्स के लेक्चर्स चाहिए, सारे कॉन्सेप्ट्स के चाहिए, तो दूसरी लिंक पर क्लिक करेंगे तो आपको सारे लेक्चर्स मिलेंगे। देन आपको हमारे व्हाट्सएप चैनल जहां पर सारी न्यू गेस्ट पेपर अपडेट सारी मिल रही होंगी, तो इससे आप जरूर ज्वाइन कीजिएगा। सही है, एक नंबर चीज यहां पर ही हुई। दूसरी चीज ये हुई कि देखें जी, हमारे इतने बच्चे टॉप कर रहे हैं भाई, कुछ तो बात है ना। वो बात कैसे, हम सारी रिसोर्सेज आपको दे रहे हैं यूट्यूब पर, तो इसलिए सबसे पहली बात तो हमारे यूट्यूब चैनल को कर लें आप सब्सक्राइब, कि कोई भी नया लेक्चर जो है ना वो आप इसे मिस ना करें। ऑल पे क्लिक कर लें, वीडियो को लाइक करें, देखें जी कितनी मेहनत लगती है, हम आपके लिए कितना काम करें, थोड़ा सा हमारी टीम के लिए आप अप्रिशिएट कर लें। इसके बाद जैसे हम हमारे बच्चे कुछ स्पेशलाइज तरीके से 95% 97 हमारे जो टॉप लाते हैं, उनके लिए हमने प्रॉपर स्टडी प्लान बनाया हुआ है कि जी हमारी लाइव क्लासेस बेच होती हैं जिसके अंदर हमारे बेहतरीन टीचर्स पढ़ाते हैं, और वो लाइव क्लास में आके हर बच्चे के प्रॉब्लम्स कॉन्सेप्चुअली पढ़ा रहे होते हैं। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, कोई भी सब्जेक्ट हो, इसके टेस्ट हम लिए जाते हैं, बिल्कुल वो सवाल आते हैं, हम हर हफ्ते टेस्ट लेते हैं बच्चों का, एग्जैक्टली वही एग्जाम के अंदर सवाल आते हैं। तो सारे के सारे लेक्चर, डाउट ग्रुप, 24 घंटे पूरे साल 24/7, भले रात को 3 बजे मसला हो, हमारा टीचर आपको हेल्प करने के लिए तैयार होगा। और उसकी पूरी की पूरी फीस सिर्फ और सिर्फ 21,000 रुपए है, सारे के सारे सब्जेक्ट्स की। तो जी अगर आपको भी मसला आ रहा है कि जी हम तैयारी कैसे करें, कोई मेंटोर होना चाहिए कि जो हमें बताए कि एक अलिफ बे पे ते करके समझाए कि सर मार्क्स कैसे लाने हैं, तो हमने हमारे पाकिस्तानी बच्चों के लिए ये चीज बहुत कर ली। अगर आप भले फॉरेन से हो, पाकिस्तान से हो, अगर आपको बिल्कुल वीआईपी लेवल की चीज चाहिए, मेंटोरशिप चाहिए और लाइव क्लासेस के अंदर कॉन्सेप्चुअल चीजें करनी है और एग्जाम्स के अंदर गारंटेड मार्क्स चाहिए, अभी हमें इस व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करें और हम आपको बेच के अंदर ऐड कर लेते हैं। एंड सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि आप 2 दिन तक पूरी अमाउंट को रिफंड कर सकते हैं, एंड डेट्स द होल लॉजिक हियर। तो अभी हम चलते हैं हमारे चैप्टर की तरफ, जिसके अंदर हम सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स एंड टिप्स एंड ट्रिक्स को समझते हैं। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू फेडरल का मंजन। आज की इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 6 के शॉर्ट रिस्पॉन्स क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। सो स्टार्टिंग फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1, अ कार इज मूविंग विद अ कांस्टेंट स्पीड अलोंग अ स्ट्रेट रोड, इज देयर एनी वर्क डन ऑन द कार। तो हमें ये बताना है कि इस कार के ऊपर कौन सा वर्क जो है वो डन हो रहा होगा। सो सबसे पहले जो वर्क यहाँ पे कर रहा होगा वो होगा कार का इंजन। Work is done on the car by its engine to keep it moving against friction and air resistance। इसका मतलब है कि एयर रेसिस्टेंस और फ्रिक्शन जो है वो हमारी कार के ऊपर नेगेटिव वर्क कर रहे होते हैं, जबकि हमारी कार का इंजन जो है वो पॉजिटिव वर्क कर रहा होता है। सही है। हाउएवर द नेट वर्क डन ऑन द कार इज जीरो। नेट वर्क जो है वो जीरो है। जीरो क्यों है? क्योंकि यहाँ पे आपको कहा गया है कि एक कांस्टेंट स्पीड के साथ गाड़ी मूव कर रही है, और हमें पता है जब कांस्टेंट स्पीड के साथ गाड़ी मूव कर रही होती है, इसका मतलब है कि उसकी काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो चेंज नहीं हो रही होती, वो भी कांस्टेंट होती है। इसका मतलब है कि उसके ऊपर नेट वर्क जो हो रहा है वो जीरो है, जबकि जो इंजन उसके ऊपर काम कर रहा है वो पॉजिटिव वर्क है, और फ्रिक्शन और एयर रेसिस्टेंस जो काम कर रही है वो नेगेटिव। Thus the engine does positive work while the friction and air resistance do negative work। क्वेश्चन नंबर 2 है, डज द वर्क डन इन रेजिंग अ बॉक्स अप इन अ बिल्डिंग डिपेंड अपॉन हाउ फास्ट इट इज रेज्ड अप। मतलब हम लोगों ने वर्क डन किया एक बॉक्स को ऊपर रेज करने के लिए,
तो क्या वो डिपेंड करेगा कि हमने उसको कितना तेज ऊपर रेज किया है? क्या वो पाथ के ऊपर डिपेंड करेगा या वो हाइट के ऊपर डिपेंड करेगा? सही है। तो सीक्वेंस वाइज अगर हम जाएं तो पहली बात यह है कि अगर हम उसको फास्ट रेज करें या हम उसको स्लो रेज करें, वर्क डन इसके ऊपर डिपेंड नहीं करता। वर्क डन इसके ऊपर डिपेंड नहीं करता। अगर आप उसको तेज जो है वो रेज करेंगे आप, तो आप ज़्यादा वर्क कम टाइम में कर रहे होंगे, जबकि आप उतना ही वर्क अगर ज़्यादा टाइम के अंदर करें तब भी उतना ही वर्क डन होगा। सो नो, द वर्क डन इन रेजिंग अ बॉक्स डज नॉट डिपेंड ऑन हाउ फास्ट इट इज रेज्ड। ये हो गया पहले पार्ट का आंसर। दूसरा पार्ट है थ्रू विच पाथ। तो क्या वो पाथ के ऊपर डिपेंड करेगा? नो, पाथ के ऊपर भी डिपेंड नहीं करेगा। इट ऑल्सो डज नॉट डिपेंड ऑन द पाथ फॉलोड। सही है। तो क्या ये हाइट के ऊपर डिपेंड करेगा? यस, ये हाइट के ऊपर डिपेंड करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि हमें पता है कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जो होती है उसका फॉर्मूला होता है mgh, मास इनटू ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन इनटू हाइट। मींस अगर हम हाइट को रेज कर दें तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू भी रेज कर जाएगी, मींस ज्यादा वर्क डन हो रहा होगा। सही। तो यहाँ भी देख लें, इट डिपेंड्स ओनली ऑन द वेट ऑफ द बॉक्स एंड द हाइट थ्रू विच इट इज रेज्ड। सही। तो ये हमने क्वेश्चन नंबर 2 को आंसर कर दिया कि फास्ट रेस करने के ऊपर वो डिपेंड नहीं करेगा, पाथ के ऊपर वो डिपेंड नहीं करेगा, लेकिन हाइट के ऊपर वो डिपेंड करेगा ड्यू टू इट्स वेट एंड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। क्वेश्चन नंबर 3 है वर्क डन ऑन द बॉडी आइदर स्पीड्स इट अप, स्लोज इट डाउन, कीपिंग इट इन माइंड एक्सप्लेन हाउ मच वर्क इज डन बाय सेंट्रीपिटल फोर्स ऑन एन ऑर्बिटिंग सैटेलाइट। सही है। तो हम लोगों को पता है कि वर्क डन का फॉर्मूला हमारे पास होता है एफ डी कॉस थीटा। मीन्स जो फोर्स है वो और उसकी जो डिस्प्लेसमेंट है उनके दरमियान जो एंगल है ये उसके ऊपर भी डिपेंड करता है वर्क डन। सही। तो अगर हम एक ऑर्बिटिंग सैटेलाइट के मोशन को ऑब्जर्व करें तो हमें पता है कि सेंट्रीपिटल फोर्स हमेशा एक्ट कर रही होती है टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द ऑर्बिट। सही है। जबकि सैटेलाइट का जो मोशन है वो होता है टेंजेंट टू द ऑर्बिट। सही। एक जो है वो सेंटर की तरफ एक्ट कर रहा है, एक का जो डायरेक्शन है वो टेंजेंट है। इसका मतलब है कि दोनों के दरमियान एंगल जो बन रहा है वो बन रहा है 90 डिग्री। मीन्स ये दोनों मोशंस एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। सही है। और हमें पता है कि cos 90 जो होता है वो हमें आंसर देता है 0। मीन्स वर्क डन कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। द वर्क डन बाय सेंट्रीपिटल फोर्स ऑन ऑर्बिटिंग सैटेलाइट इज 0. This is because centripetal force always acts towards the center of the orbit while the satellite motion is along the tangent to the orbit. Since force is perpendicular हो गया force, no work is done by centripetal force. फिर है क्वेश्चन नंबर 4। A car has kinetic energy k. By what factor does its kinetic energy change if its velocity is doubled? मीन्स अगर हम वेलोसिटी को डबल कर दें तो फिर काइनेटिक एनर्जी के ऊपर क्या चेंज आएगा? इसको हम लोग मैथमेटिकली इजीली प्रूफ कर सकते हैं, लाइक दिस वन। यहाँ पे आप देखें काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ एम वी स्क्वायर। सही है। अगर आप v को यहाँ पे 2v पुट कर दें, मीन्स आप उसको डबल कर दें, तो स्क्वायर होने की वजह से ये आपको 4 आंसर दे देगा। फिर आप 4 को कॉमन आउट करने के बाद हाफ एम वी स्क्वायर को लिख सकते हैं के ई काइनेटिक एनर्जी। मीन्स काइनेटिक एनर्जी जो है वो 4 टाइम्स हो जाएगी। व्हेन स्पीड डबल्स काइनेटिक एनर्जी बिकम्स 4 टाइम्स। तो सेम कंक्लूजन यहाँ पे भी आप दे देंगे, द काइनेटिक एनर्जी बिकम 4 टाइम्स द ओरिजिनल काइनेटिक एनर्जी when the velocity is doubled. Question number 5 है, a bullet is fired from the gun, bullet penetrates into sand wall and it's stop. Where does his kinetic energy go? आपने जब बुलेट को फायर किया तो यकीनन उसकी ये काइनेटिक एनर्जी होती है, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी होती क्या है? द एनर्जी पोजेस्ड बाय अ बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन। सही है। उसकी काइनेटिक एनर्जी जो है वो कहाँ चली जाती है? जब हम उसको फायर करते हैं तो वो पेनिट्रेट कर जाती है सैंड वॉल के अंदर और वो रुक जाती है। तो काइनेटिक एनर्जी कहाँ चली जाती है? सबसे पहले काइनेटिक एनर्जी के कहाँ चली जाती है इसको हम आंसर करेंगे। हम कहेंगे कि ये कन्वर्ट हो जाती है अदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी में। सबसे पहली बात, इट्स काइनेटिक एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू अदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। अब वो अदर फॉर्म्स क्या क्या हो सकती हैं? सबसे पहले है हीट एनर्जी ड्यू टू फ्रिक्शन। सही है। इसके अलावा उसकी एक साउंड होती है, उसके अंदर एनर्जी लॉस्ट हो जाती है। और उसके बाद जो बुलेट वर्क डन कर रही है सैंड को पेनिट्रेट करने के लिए। भाई ये लेक्चर तो तुम बहुत मजे से देख रहे हो, लेकिन तुम्हें पता है कि लेक्चर देखने से खाली 90% मार्क्स नहीं आ जाते। असल में भाई मार्क्स कैसे आते हैं?
तो भाई ये लेक्चर देखने के बाद आपने नोट्स खुद के बनाने होते हैं और फिर साथ में आपने प्रैक्टिस भी करने होते हैं सवाल। भाई ये हमारा फेवरेट कोट है, 90% मार्क्स डोंट कम फ्रॉम जस्ट हार्ड वर्क, दे कम फ्रॉम कंसिस्टेंसी, स्मार्ट स्ट्रैटेजी एंड प्रॉपर रिविजन। भाई स्मार्ट तरीके से पढ़ो, स्मार्ट तरीका ये हमने आपको बताया हुआ है, तो साथ में हम आपको तरीका भी नहीं बता रहे, साथ में हम आपको दे रहे हैं भाई नोट्स। जाओ कमेंट सेक्शन में, नोट्स में से आपको मिल जाएंगे भाई उन बच्चों के नोट्स, 300 बच्चे थे जिनके 90% ज्यादा मार्क्स आए थे, उनके नोट्स वहां पे पड़े हुए, लेकिन साथ में उधर नीचे हमने आपको सवाल भी दिए हुए प्रैक्टिस के लिए। ये यहाँ पे पूरी गूगल शीट पड़ी हुई है भाई, यहाँ से जाके सवाल प्रैक्टिस करो। खाली ऐसा कुछ नहीं होता कि हाँ हम लेक्चर देखेंगे हमारे मार्क्स आ जाएंगे, नहीं भाई, नोट्स पढ़ने होते हैं और साथ में इनकी प्रैक्टिस भी करनी होती है सवालों की। ये सैंड को पेनिट्रेट करने के लिए उसके अंदर भी काइनेटिक एनर्जी कंज्यूम हो जाती है और फिर इवेंचुअली हमारी बुलेट स्टॉप हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 6 है, एन एलईडी लाइट बल्ब हैज एफिशिएंसी ऑफ 80%, डज इट वायलेट कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी प्रिंसिपल। अच्छा, एफिशिएंसी ऑफ 80% का मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आप उसको 100% एनर्जी जब प्रोवाइड करेंगे तो वो आपको 80% को ही कन्वर्ट करके एक यूजफुल आउटपुट दे पाएगी, बाकी जो 20% है वो वेस्ट हो जाएगा इन द फॉर्म ऑफ फ्रिक्शन, इन द फॉर्म ऑफ हीट, इन द फॉर्म ऑफ साउंड। सही है, तो क्या ये वायलेट करता है? नो, ये वायलेट नहीं कर रहा। सही है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का जो लॉ है वो हमें क्या कहता है? वो हमें ये कहता है कि एनर्जी, जो एनर्जी होती है वो नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, ना वो आप बना सकते हैं ना वो आप डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, बल्कि सिर्फ उसकी फॉर्म को चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे यही तो हो रहा है, यहाँ पे हम उसकी फॉर्म को चेंज कर रहे हैं, आप उसको डिस्ट्रॉय नहीं कर रहे। अगर वो 100% से 80% पे आ रही है तो आपने 20% को डिस्ट्रॉय नहीं किया है, बल्कि वो एनर्जी कन्वर्ट हो गई है अदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। सही है, यहाँ पे देख लें, एन एफिशिएंसी ऑफ 80% मीन्स दैट 80% ऑफ द इनपुट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू यूजफुल लाइट एनर्जी, while the remaining 20% is converted into heat or other useful forms। सही है, इसका मतलब है कि एनर्जी इज नॉट लॉस्ट और डिस्ट्रॉयड बट ओनली चेंज्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। क्वेश्चन नंबर 7 है, हाउ डज यूजिंग रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज कंट्रीब्यूट टू रिड्यूसिंग एनवायरमेंटल इम्पैक्ट कंपेयर टू नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज। रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज कौन से होते हैं? वो होते हैं जो कि हम कह सकते हैं कि वर्चुअली अनलिमिटेड होते हैं। सही है, वो रिन्यू हो जाते हैं, मीन्स हम उनको टोटली कंज्यूम करके ख़त्म नहीं कर सकते। सही है, फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं सनलाइट, सही है, या फिर वाटर एनर्जी, ये वो हैं जो कि रिन्यूएबल सोर्सेज हैं। और नॉन रिन्यूएबल कौन से हैं? कॉमन है हमारे फॉसिल फ्यूल्स, कोल, ऑयल एंड नेचुरल गैस। सही है, तो रिन्यूएबल सोर्सेज जो होते हैं वो क्या करते हैं? वो लेस पोल्यूशन प्रोड्यूस करते हैं देन नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज। They reduce the release of harmful gases such as carbon dioxide, which helps in decreasing air pollution and global warming। सही है, ये हार्मफुल गैसेस को कम से कम प्रोड्यूस करते हैं, सही है, जिसकी वजह से एयर पोल्यूशन कम होती है और ग्लोबल वार्मिंग के ऊपर जो नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा होता है वो कम से कम पड़ता है। फिर क्वेश्चन नंबर 8 है, विल वी इवेंचुअली रिलाई एंटायरली ऑन रिन्यूएबल सोर्सेज, वाई और वाई नॉट। देखें, रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज के ऊपर हम रिलाई कर सकते हैं इन द फ्यूचर, लेकिन हम नियर फ्यूचर के अंदर ये नहीं कर सकते, ये बहुत डिफिकल्ट है। ये डिफिकल्ट क्यों है? क्योंकि रिन्यूएबल सोर्सेज जो होते हैं वो डिपेंड करते हैं हमारे पास वेदर पे, टाइम पे और लोकेशन पे। लाइक फॉर एग्जांपल अगर हम सोलर की एग्जांपल लें तो वो डिपेंड करता है बहुत ज़्यादा वेदर के ऊपर और टाइम के ऊपर भी डिपेंड करता है। सही है, अगर क्लाउडी वेदर है तो इसका मतलब है कि हम उसकी जो फुल एफिशिएंसी के साथ जो सोलर एनर्जी प्रोड्यूस होगी हम वो नहीं अचीव कर सकते। सही है, इसी हिसाब से अगर किसी इलाके के अंदर दिन जो है वो बहुत कम टाइम के लिए होता है तो फिर वहाँ भी हम सोलर एनर्जी को यूज़ सही से नहीं कर सकते। सही है, तो इसका मतलब है कि रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज जो हैं उनकी लिमिटेशंस हैं। तो यहाँ पर इन्होंने एक्सप्लेनेशन यही दी है कि हम फ्यूचर के अंदर कर सकते हैं बट इट मे नॉट बी पॉसिबल टू रिलाई एंटायरली ऑन देम वेरी सून बिकॉज दे डिपेंड ऑन वेदर, एनर्जी और वेदर, टाइम एंड लोकेशन, सो देयर सप्लाई इज नॉट ऑलवेज स्टीडी। इसीलिए हम नियर फ्यूचर के अंदर इसके ऊपर कम्प्लीटली शिफ्ट नहीं कर सकते। हो सकता है कि हम फ्यूचर में किसी टाइम पे कर सकें, उसके लिए हमें इस प्रोसेस की पूरी एफिशिएंसी को इंक्रीज करना पड़ेगा। सो मूविंग फॉरवर्ड, क्वेश्चन नंबर 9 है, हाउ कैन इंक्रीजिंग द पावर ऑफ अ मशीन इम्पैक्ट इट्स एनर्जी कंजम्पशन। सही है, एनर्जी कंजम्पशन को हम कह सकते हैं वर्क डन, क्योंकि हमें पता है कि एनर्जी जो होती है वो क्या होती है? एनर्जी डिपेंड करती है वर्क के ऊपर। सही है,
तो यहाँ पे हम पावर का फॉर्मूला को डिस्कस करेंगे। पावर का फॉर्मूला होता है वर्क डन डिवाइडेड बाय टाइम। तो अगर आप पावर को इंक्रीज करने की बात कर रहे हैं, इसका मतलब है हम क्या कह रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि वर्क डन हो रहा है एट फास्टर रेट, वर्क डन एट अ फास्टर रेट। इसका मतलब है कि हम पावर को इंक्रीज कर रहे हैं। इंक्रीजिंग द पावर ऑफ अ मशीन मीन्स दैट इट कैन डू वर्क एट अ फास्टर रेट। सही है। एज अ रिजल्ट इट में कंज्यूम एनर्जी मोर क्विकली इन अ गिवन टाइम। अगर वर्क डन फास्टर रेट के ऊपर हो रहा है, सही है, इसका मतलब है कि वो ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम कर रहा है, या सॉरी, वो एनर्जी कंज्यूम कर रहा है मोर क्विकली एट अ गिवन टाइम। Therefore, a more powerful machine usually uses energy at a higher rate, although the total energy used depend on how long it operates. तो अगर आप क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन आपको कह रहा है हाउ कैन इंक्रीजिंग द पावर ऑफ अ मशीन इम्पैक्ट्स एनर्जी कंजम्पशन। तो अगर एक लाइन में इसका आंसर दें तो वो क्या होगा कि पावर इंक्रीज करने की वजह से एनर्जी कंजम्पशन जो होती है वो क्विक हो जाती है, एनर्जी कंज्यूम हो रही होती है एट अ हायर रेट। फिर क्वेश्चन नंबर 10 है, a perpetual engine has an efficiency equal to 1, why it will not work। सही है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये परपेचुअल इंजन जो होता है ये एक आइडियल इंजन होता है। आइडियल इंजन का मतलब क्या है कि आप इसके अंदर तमाम जितने भी एनर्जी लॉसेस हैं उसको इग्नोर कर रहे होते हैं, उसकी एफिशिएंसी इक्वल टू 1 होती है। ये एक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है, मीन्स कि ये प्रैक्टिकली एग्जिस्ट नहीं कर सकता। सही। तो क्वेश्चन यही है कि ऐसा क्यों है। Perpetual engine with efficiency equal to 1 means that it gives 100% useful output without any energy loss। सबसे पहले हमने बता दिया कि perpetual engine का मतलब क्या है। Such an engine cannot work in practice because every machine loses some energy such as heat, sound और friction। हमने वही बात की, हमने कहा कि एनर्जी लॉसेस जो होते हैं इन द फॉर्म ऑफ हीट, साउंड और फ्रिक्शन वो हो रहे होते हैं, उसको हम इग्नोर नहीं कर सकते, उसको हम खत्म नहीं कर सकते। तो इसीलिए therefore no real machine can have an efficiency equal to 1 और 100%। रियल मशीन नहीं हो सकती, ये एक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है, ऑन थ्योरी है, ऑन पेपर है। एंड अ परपेचुअल इंजन इज इम्पॉसिबल। हम सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स जब पढ़ेंगे तो वहां पे भी सेम यही कॉन्सेप्ट। सो दैट्स ऑल फ्रॉम टुडेज वीडियो। हम लोगों ने चैप्टर नंबर 6 के शॉर्ट रिस्पॉन्स क्वेश्चन को डिस्कस किया। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़। तो उम्मीद है आपको लेक्चर यहाँ तक समझ आ गया होगा। एक जो बात है जिसकी वजह से हमारे इतने सारे बच्चों के 90% अबव मार्क्स आते हैं, उनको एक चीज पता होती है, वो होती है एग्जाम के अंदर लिखे कैसे जाते हैं। और ये जो चीज है ना एग्जाम के अंदर लिखना, एग्जाम राइटिंग मेथड सेशन, ये हम हमारी बेच के अंदर करवाते हैं। सही है। बच्चा बैठ के सवाल कर ले, लेक्चर देख ले, कुछ भी कर ले, अगर वो उसको एग्जामिनर, अगर उसको लिखना नहीं आता तो एग्जामिनर उसको मार्क्स ही नहीं देगा। तो हम उसको ऐसी टिप्स एंड ट्रिक्स देते हैं, तो भाई एग्जामिनर जो चेक करने वाला है ना वो मार्क्स काट ही नहीं पाएगा। जब काट ही नहीं पाएगा तो आपका तो टॉप बनना पक्का है। तो जी हम हमारी बैच के अंदर बच्चों को ये पूरी चीजें करवाते हैं, हम नोट्स, गाइडेंस, सारी चीजें A to Z करवा रहे होते हैं। अगर आपको भी ज्वाइन करना है तो आप इस नंबर पर कॉन्टेक्ट करके मैसेज करें और हम आपको बैच के अंदर एनरोल कर लेंगे। इसके अलावा अगर आपको क्या चाहिए, फ्री में नोट्स चाहिए, फ्री का मटेरियल चाहिए, तो यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में सारे के सारे लेक्चर्स की लिंक, सारे के सारे नोट्स की लिंक, सारी की सारी चीजों की लिंक्स गिवन है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, टेक केयर, गुड बाय बच्चों।